जय हिंद दोस्तों, आपका अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड चैनल में स्वागत है। मैं पवन लेके आया हूं एमपी सैल एग्जाम के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की फ्री क्लासेस। देखिए, ये हमारा एमपी सैल एग्जाम के लिए आज क्लास नंबर 9 है, अर्थात ये एमपी सैल एग्जाम का भाग 9 है। यदि आपने भाग नंबर 1 से लेके भाग नंबर 9 तक 8 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले 1 से लेके 8 तक का वीडियो देख के आइए। इससे क्या होगा कि जो भी मैं आपको भाग 9 में जो भी बताऊंगा उसको आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोग के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं और वो बात ये है कि हमने हाल ही में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है। ये 100 सब्सक्राइबर किसी के लिए बहुत छोटा हो सकता है, परंतु ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। ये एक सपने जैसा है जिस सपने को आप सभी ने अपना प्यार और स्नेह देकर पूरा किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को देर न करते हुए हम चालू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, पहला हमारा है, चौथा है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बताया, सबसे पहले मैं विभव बताया, उसके बाद मैंने विभवांतर के बारे में बताया और उसके बाद मैंने विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, इन तीनों के बारे में मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से पहला है हमारा प्रतिरोध। इसका है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि प्रतिरोध है क्या। रेजिस्टेंस हम किसको बोलेंगे? जो, ध्यान से समझिएगा, कि जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है उसी को रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, तो पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि प्रतिरोध है क्या। जो विद्युत धारा के मार्ग में, जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, अवरोध पैदा करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से दर्शाया जाता है, इसे R से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसे किससे दर्शाया जाता है? R से दर्शाया जाता है। अब देखिए, मैं क्या है कि प्रतिरोध से संबंधित एक नियम दिया गया है, वो है नियम ओम का नियम। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि प्रतिरोध से संबंधित कौन सा नियम है, तो उसमें ऑप्शन होता है ओम का नियम, किरचॉफ का नियम और भी नियम होते हैं, ऐसे करके ऑप्शन दिया होता है। तो आपको उत्तर लगाना है वहां पे ओम का नियम। ओम ने क्या किया? ओम ने प्रतिरोध से संबंधित तथ्यों को और अच्छे से एक्सप्लेन किया और अपने नियम के माध्यम से बताया कि प्रतिरोध किस प्रकार से करंट और वोल्टेज से रिलेशन रखता है। ठीक है, तो यहां पे मैं एक की पॉइंट लिख देता हूं कि ओम का नियम, ओम का नियम प्रतिरोध से, प्रतिरोध के तथ्यों को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये की पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि प्रतिरोध के तथ्यों को किस नियम के माध्यम से अच्छे से समझाया गया है, तो वो है ओम का नियम। ठीक है, तो अब देखिए ओम का नियम क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम क्या है? ओम ने क्या कहा? ओम ने कहा कि यदि कोई चालक है, यदि कोई चालक है और उस चालक की चारों ओर का जो वातावरण है, जैसे तापमान, दाब, इन्हें यदि हम नियत रखें तो उस चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। इसी को ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कि ओम का नियम क्या है। देखिए, सन 1828 में, ये क्वेश्चन आपको ये सन याद भी रखना है कि सन 1828 में
जॉर्ज साइमन ओम। ओम का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया। ओम का नियम दिया। ठीक है, तो आपको इनका पूरा नाम याद रखना है। सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया, और इस नियम के अनुसार क्या था, ये नियम भी आपको याद रखना है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या था कि किसी चालक के भौतिक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन, आप इसको साथ साथ नोट भी करते जाइए, ताप दाब आदि में परिवर्तन न किया जाए, अर्थात ताप और दाब को नियत रखा जाए, परिवर्तन न किया जाए, तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम जो है जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में दिया। इन्होंने कहा कि यदि हम किसी चालक की भौतिक परिस्थितियों जैसे ताप दाब आदि में परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उस चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे वह विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। इसे ओम का नियम कहा गया। देखिए अभी मैं आगे बता रहा हूं, आप इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए देखिए, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं ये बेसिक टू हाई लेवल पे है। ठीक है, तो जितने भी बिगिनर हैं और जो पढ़ चुके हैं, जो बिगिनर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, और जो पढ़ चुके हैं वो इसको अच्छे से और क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि यदि किसी चालक में, ओम का नियम क्या कहा, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, ये समझ लीजिए क्या है, आपका चालक है। यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा, V1 माइनस V2, इस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर इस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या होता है, ओम का नियम जो होता है ये सरल रेखीय पाथ का गमन करता है, अर्थात सरल रेखीय पाथ को फॉलो करने का काम करता है। कैसे, जितना यदि आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यदि आप करंट घटाते जाएंगे तो वोल्टेज भी क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। इसका मतलब यह है कि इनके नियम के अनुसार वोल्टेज और करंट एक दूसरे के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। इसलिए आपसे ये की पॉइंट आपको लिख लेना है कि ओम का नियम किस मार्ग का पालन करता है। तो यहां पे लिख लीजिए, ओम का नियम सरल रेखीय मार्ग का पालन करता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओम का नियम सरल रेखीय मार्ग का पालन करता है। ठीक है, तो ये की पॉइंट आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये होता है। अब अगर हम इसको थोड़ा आगे हल करें तो भी बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू आई।
जब ये प्रपोजनल हटता है तो यहाँ पे क्या आता है, एक नीतांक आता है। क्या होता है, नीतांक, जिसको हिंदी में अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और ये कांस्टेंट के रूप में यहाँ पे कौन आया है, आर। आर जो होता है ये चालक का क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो आर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, चालक का प्रतिरोध। ठीक है, आर जो होता है चालक का क्या करता है, प्रतिरोध। आप नोट करते जाइए साथ में। तो ओम का नियम हमको पता चलता है कि V बराबर क्या होता है, R इंटू आई। अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो आप यहां से 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। कैसे, एक हो गया आपका V बराबर R इंटू आई, एक हो जाएगा I बराबर V बटे R, और एक हो जाएगा आपका R बराबर V बटे आई। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले जो हैं वो एक फॉर्मूले से बने हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। V बराबर R इंटू आई, मैं यहां से I निकालूंगा तो V जो V है उसके बटे में क्या आ जाएगा, R। तो I बराबर V बटे R। अगर मैं यहां से R निकालूं तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे पे आ जाएगा इसके I। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, यही है आपका ओम का नियम। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, छठवां है हमारा टर्मिनल, माफ कीजिए पांचवा होगा ये। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज किसको बोलेंगे, देखिए कोई भी सोर्स हो, चाहे वह एसी सोर्स हो या डीसी सोर्स हो, उसके जो सिरों पर जो उपलब्ध वोल्टेज होगा, मान लीजिए ये एक यहाँ पे ऐसे समझिए, ये कोई सोर्स है। ठीक है, एसी सोर्स है, इसके 2 सिरे होंगे। तो इस सोर्स के टर्मिनल पर ये जो है आपका, ये क्या है, इसके टर्मिनल है, और ये भी क्या है, एक टर्मिनल है। तो टर्मिनल वोल्टेज किसको बोलते हैं, किसी भी सोर्स के ध्यान से समझिएगा, किसी भी सोर्स के टर्मिनल पर जो वोल्टेज उपलब्ध होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VT से। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम, क्या होगा इसकी परिभाषा, किसी भी सोर्स के या फिर आप क्या लिख सकते हैं, किसी भी स्रोत के। ठीक है, किसी भी सोर्स के टर्मिनल पर, किसी भी सोर्स के टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको ये जो जितने भी छोटी छोटी परिभाषाएं करा रहा हूं, चाहे वह विभव हो, विद्युत वाहक बल हो, विभवांतर हो, प्रतिरोध हो, टर्मिनल वोल्टेज हो, आगे IR ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप हो, ये सब परिभाषाएं जो होती हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो यदि आप इनको पहले पढ़ चुके हैं तो ठीक है, और यदि आप बिगनर हैं, एकदम नए हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो पहले आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हम किसको विद्युत वाहक बल बोलेंगे, किसको हम विभव बोलेंगे, या किसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। इसलिए मैं आपको एक तरीके से आपका बेस जो है वो बिल्डअप करने का कार्य कर रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको समझिए, अच्छे से ध्यान से समझिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। इसे VT से दर्शाते हैं, VT से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्या है ये, टर्मिनल वोल्टेज। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो होता है, अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं इसमें। अभी मैं क्या बोला कि कोई भी सोर्स हो, तो सोर्स तो AC भी होते हैं, सोर्स DC भी होते हैं। तो किसी भी सोर्स में, चाहे वह सोर्स आपका AC सोर्स के टर्मिनल हो, चाहे वह सोर्स आपका DC सोर्स के टर्मिनल हो, या फिर आप यहाँ पे एक बैटरी ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेल का सिंबल हो गया, ये आपका AC सोर्स हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका बैटरी हो गया।
ठीक है, ये क्या हो गया, बैटरी। तो ये दोनों क्या है, आपके डीसी सोर्स हैं, ठीक है, डीसी सोर्स हैं, और ये जो है हमारा वो क्या है, एसी सोर्स है। तो कोई भी सोर्स हो, चाहे वह सोर्स एसी हो चाहे वह सोर्स डीसी हो, उसके टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज उपलब्ध होगा, जब वोल्ट मीटर के माध्यम से इसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज लगा के मापेंगे उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि चाहे वह सोर्स एसी हो या डीसी हो, उसके टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अपन करने वाले हैं इसमें वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, आप नोट करते जाइए साथ साथ। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आई आर ड्रॉप बोलते हैं, आई आर ड्रॉप बोलते हैं। तो देखिए जैसे इसका नाम है ना वैसे इसका काम भी है, वोल्टेज ड्रॉप। ड्रॉप मतलब क्या होता है, ड्रॉप से मतलब आप क्या समझते हैं, ड्रॉप मतलब किसी भी चीज का कम होना या खत्म होना या उसका क्षय होना, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे किसका ड्रॉप हो रहा है, कोई भी चालक है, किसी भी चालक में वोल्टेज के व्यय को क्या बोला जाता है, वोल्टेज ड्रॉप बोला जाता है। क्यों, क्योंकि कोई भी चालक जो होता है उस चालक में कुछ ना कुछ मात्रा में प्रतिरोध क्या होता है, उपलब्ध होता है। इस पृथ्वी में ऐसा कोई भी पदार्थ उपलब्ध नहीं है जो पूर्ण रूप से चालक हो, जिसमें कुछ भी एक भी मात्रा में अचालक विद्वान ना हो या प्रतिरोध उसमें विद्वान ना हो। तो ऐसा जो पदार्थ है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप किसको बोलेंगे, किसी भी चालक द्वारा वोल्टेज के व्यय को वोल्टेज ड्रॉप कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो क्या है ये, किसी भी चालक में, किसी चालक में प्रतिरोध द्वारा, किसी चालक में प्रतिरोध द्वारा वोल्टेज के व्यय को, वोल्टेज के व्यय को क्या बोला जाता है, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो इसे आई आर ड्रॉप भी कहा जाता है, इसे आई आर ड्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा ठीक है, चलिए इसके बाद हम करने वाले हैं कार्य। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। क्या हमारा सातवां जो है वो है हमारा विद्युत कार्य। विद्युत कार्य, चूंकि हम विद्युत पढ़ रहे हैं इसलिए हम इलेक्ट्रिक वर्क पढ़ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल वर्क हम नहीं पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक वर्क अर्थात हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में समझेंगे कि विद्युत कार्य किसको बोला जाता है, इलेक्ट्रिक वर्क किसको बोला जाता है। तो किसी परिपथ में देखिए इलेक्ट्रिक वर्क किसको बोलेंगे, पहले समझ लीजिए। किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को इलेक्ट्रिक वर्क या विद्युत कार्य कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन को, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत कार्य कहते हैं, उसे विद्युत कार्य कहते हैं। आप इसको साथ साथ नोट भी करते जाइए। आप इसको समझिए किस तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये विद्युत कार्य है। एक मिनट रुकिएगा, इंक खत्म हो गया है।
ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क बोलते हैं। कैसे, ये देखिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था ए बिंदु पर और ये है कोई पॉइंट बी। तो इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाले बल को हम क्या बोल रहे थे, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ बोल रहे थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन को विद्युत वाहक बल द्वारा जो ले जाया जाता है, तो विद्युत वाहक बल द्वारा जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या बोला जाता है, विद्युतीय कार्य बोला जाता है, इलेक्ट्रिक वर्क बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में अभी देखिए, विद्युतीय कार्य के बारे में आपको जानकारी देता हूं मैं यहाँ पे, आप इसको साथ साथ नोट भी करते रहिए। ठीक है, तो ये तो रही इसकी परिभाषा, आप समझिए। देखिए इलेक्ट्रिक कार्य जो होता है W बराबर, आप W E कर लीजिए, E मतलब होता है इलेक्ट्रिक और W मतलब होता है वर्क, तो W बराबर होता है F इंटू डी। ठीक है, ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला। अब आप इसके माध्यम से, फॉर्मूले के माध्यम से आप यूनिट बनाइए, दूसरा आप बनाइए यूनिट, क्या बनाइए, यूनिट। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका पहला जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूटन मीटर बनेगा। अब आप क्या कीजिए, ये तो हुआ इसका यूनिट, लेकिन इसका जो है कार्य का मानक इकाई क्या बनेगा, मानक इकाई, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है जूल। ठीक है, चौथी बात आपको क्या याद रखना है इसमें, कि कार्य जो है किस प्रकार की राशि है, तो कार्य जो है एक अदिश राशि है, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, पांचवी बात क्या याद रखनी है कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र। ठीक है, देखिए मैं विमीय सूत्र के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। यदि आज आप कमेंट कर देते हैं कि विमीय सूत्र के लिए आप एक सेपरेट वीडियो बनाइए, तो मैं जल्दी से जल्दी लाऊंगा वीडियो। ठीक है, नहीं तो फिर मैं लेके ही आऊंगा उसका सेपरेट वीडियो। तो इसका विमीय सूत्र अभी आपको याद रखना है कि होता है ml स्क्वायर टी की पावर -2 होता है। आई थिंक लाइट चला गया। ठीक है, आई होप ये दिख रहा होगा आपको कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ml स्क्वायर टी की पावर -2 होता है। तो ये कार्य से संबंधित कुछ बातें हैं, ये आपको क्या करना, अपनी कॉपी में नोट रखना है। मैं दिखूं या ना दिखूं, मेरे द्वारा लिखा गया या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन करेंगे इलेक्ट्रिक वर्क के बाद जो आता है हमारा, वो होता है विद्युत शक्ति। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है और इस गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि कितना मेहनत लग रहा है इसमें। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट हो मैं उसका उत्तर दूंगा। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, वो है हमारा 8वां है, वो है विद्युत शक्ति। क्या है, विद्युत शक्ति। देखिए अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक पावर होता है। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है इसको समझिए। इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलेंगे, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति। मतलब जो वर्क कर रहे हैं उसके दर को, रेट को क्या बोला जाता है, शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो हम करेंगे किसमें करेंगे, तो विद्युत परिपथ में करेंगे। विद्युत परिपथ में जो भी कार्य करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, शक्ति। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, कार्य करने की दर को विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को
अरे विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है? शक्ति कहते हैं। ठीक है, शक्ति कहते हैं। आई होप जो मैं लिख रहा हूं वो आपको दिखाई दे रहा होगा। शक्ति कहते हैं, इसे P से दर्शाते हैं, इसे P से दर्शाते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? P बराबर होता है W इंटू टी। कार्य करने की, ये कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है? माफ कीजिए, P अपान क्या होता है? T। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है इसका। ठीक है, होता है P बराबर क्या होता है? W अपान टी। अब इसमें हम बात करें यहां से अगर, तो देखिए इसका सबसे पहले हम बनाएंगे यूनिट। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसका मानक इकाई क्या बनता है? मानक इकाई इसका होता है वाट। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसका व्यवहारिक इकाई क्या होता है? व्यवहारिक इकाई क्या होता है? हर्स पावर होता है, अर्थात एचपी होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के माध्यम से अगर यूनिट बनाए 1 2 3, फॉर्मूले के माध्यम से यूनिट बनाए तो कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो एक यूनिट तो ये बनेगा जूल प्रति सेकेंड। एक यूनिट इसका क्या बनेगा? W बराबर होता है F इंटू डी। W बराबर क्या होता है? F इंटू डी। तो इसका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर प्रति क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये क्या हो गया? विद्युत शक्ति के बारे में। ये चौथी जानकारी क्या आपको याद होनी चाहिए कि ये राशि किस प्रकार की है? तो देखिए ये एक अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति जो है वो किस प्रकार की राशि है? एक अदिश राशि है। आप यहां तक नोट कीजिए। आप देखिए मैं इसमें आपको बहुत सारी नई जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, वो जानकारी जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो विद्युत शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो P बराबर हमें पता है W अपान होता है T। ठीक है, ये तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है इसके परिभाषा के अनुसार। अब मैं आपको पता है ये बात कि V बराबर होता है W अपान Q। V मतलब होता है विभव और W मतलब कार्य और ये होता है आपका आवेश। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं विभव वाले भाग नंबर 8 में। यदि आप भाग नंबर 8 नहीं देखे हैं तो भाग नंबर 8 देखिए, उसमें मैं पोटेंशियल के बारे में कंप्लीट डिटेल बताया हूं। ठीक है, तो चूंकि हमको पता है ये कि V बराबर होता है W अपान Q। अगर मैं यहाँ से W वैल्यू निकालूं तो V इंटू क्या होगा? Q। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यदि इक्वेशन नंबर एक में अपन वैल्यू पुट करें तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा? P बराबर होता है W अपान T। W के जगह में अगर मैं रख दूं V अपान Q अपान क्या होता है? T। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करूं मैं तो P बराबर होता है V इंटू, आप बताइए Q बराबर क्या होता है? आवेश। आवेश जो होता है वो होता है I इंटू क्या होता है? T डिवाइडेड बाई T। ये T से T कैंसिल आउट। तो देखिए यहीं से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। P बराबर आपका बनेगा V इंटू आई। ये पहला फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ओरिजिनल ये है, आप इसको दूसरा फॉर्मूला मान लीजिए। ठीक है, P बराबर V इंटू आई। अब आप देखिए, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ओम के नियम से V बराबर होता है R इंटू आई। यदि मैं इस वाले फॉर्मूले पे V की वैल्यू रखूं तो क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से, P बराबर होता है आपका, इस V जहां पे रखा है V, वहां पे R इंटू आई कर दूं तो R इंटू आई हो जाएगा। तो P बराबर पे आई स्क्वायर इंटू आर बनेगा, आई स्क्वायर इंटू आर। यह हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, अब देखिए इसी ओम के नियम से अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकालूं तो I बराबर हो जाएगा V बटे आर। इस V बटे आर को इस वाले फॉर्मूले पे रखूं तो P बराबर क्या बनेगा? V इंटू V बटे पे क्या हो जाएगा? R। तो ये बनेगा V स्क्वायर बटे पे R बराबर पे हो जाएगा आपका P। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। रैंडमली इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है,
कि इसमें आपका विभव दे देगा, करंट दे देगा, बोलेगा पावर निकालिए। आपको रेजिस्टेंस दे देगा, सिर्फ करंट दे देगा और वहां पे पूछेगा कि पावर बताइए। आपको रेजिस्टेंस और वोल्टेज दे देगा, पूछेगा पावर बताइए। तो ये जो है विद्युत शक्ति जो है, इससे चार फॉर्मूले जो उत्पन्न होते हैं, ओरिजिन होते हैं, ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बता देता हूं, सीधे लिख के। और देखिए क्वेश्चन यहां से कैसे पूछता है, क्वेश्चन यहां से कैसे पूछता है। इसमें क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि आपको P बराबर दे देगा कि शक्ति का सूत्र नहीं है, P बराबर दे देगा V इंटू आई जो कि है, P बराबर दे देगा आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी है, P बराबर दे देगा V स्क्वायर बटे आर, ये भी है, P बराबर आई इंटू आर दे देगा I1 इंटू R1, ये कुछ भी ऐसे करके प्लस R2 ऐसे जोड़ देगा। तो अभी आप जो पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पावर की जो फॉर्मूला पढ़े हैं, तो इससे आपको पता चल गया कि कौन विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है और कौन विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं है। तो इसके चार फॉर्मूले, पहला P बराबर W/T, दूसरा P बराबर V इंटू आई, तीसरा P बराबर आई स्क्वायर आर, चौथा P बराबर V स्क्वायर बटे आर। ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे इससे और कुछ वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक पावर से संबंधित वो आपको याद होने चाहिए। क्या याद होना चाहिए कि 1 हर्ट्ज पावर बराबर पे कितना होता है। एसआई पद्धति में 1 हर्ट्ज पावर बराबर पे कितना होता है, तो वो होता है 746 वाट। ठीक है, 1 हर्ट्ज पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर बात करें एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में 1 हर्ट्ज पावर बराबर कितना होता है, 735.5 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड आपको याद होना चाहिए एफपीएस पद्धति में। ठीक है, कोई सा भी पूछ सकता है आपसे 1 हर्ट्ज पावर बराबर कितना होता है, तो 550 फुट पौंड प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि 1 हर्ट्ज पावर बराबर कितना होता है एसआई में, एमकेएस में और एफपीएस में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें थोड़ा और 2 बातें और आपको बता देता हूं इसमें, कि आपको 2-3 बातें आपको याद रखनी। पहली बात क्या याद रखनी है कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 की घाते 7 अर्ग। ठीक है, 1 अर्ग बराबर कितना होता है, 10 की घाते -7 जूल। ठीक है, ये वैल्यू है, आपको याद रखना है ये। अब एक ये याद रखना है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की घाते 5 डाइन। ये वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए। और 1 डाइन बराबर कितना होता है, तो 10 की घाते -5 न्यूटन होता है। ठीक है, अब आपको एक बात और याद रखना है कि 1 जूल बराबर कितने कैलोरी होते हैं, तो 1/4.18 कैलोरी होता है। ठीक है, ये वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपको ये याद ही होना चाहिए कि 1 जूल बराबर होता है 1/4.18 कैलोरी होता है। 1/4.18 क्या होता है, कैलोरी। अब इसमें थोड़ा अगर मैं और इसको आगे थोड़ा हल करूं इसमें, तो क्या बनेगा कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक है, तो आप ये पूरा वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट इनकी वैल्यू पूछी जाती है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि एक बीओटी, इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बीओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप याद रखिएगा बोर्ड ऑफ थ्रेड यूनिट बोला जाता है। ठीक है, तो ये कितना होता है, 1000 होता है। कितना होता है, 1000। एक बीओटी बराबर कितना होता है, 1000। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए विद्युत शक्ति से संबंधित 2 बातें और मैं आपको बताता हूं। एक होता है आपका, ठीक है, विद्युत शक्ति से संबंधित 2 बातें। एक बात आपको ये याद रखना है इसमें कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है एसआई पद्धति में,
तो इसका एसआई पद्धति में कितना होता है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 746 जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.34। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1.34। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में तब क्या करेंगे आप, 1000 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 735.5, तो इसकी वैल्यू आएगी आपका 1.35। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए कि 1 किलोवाट बराबर पे इतना होता है 1.34 और 1 किलोवाट एमकेएस पद्धति में 735.5 होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, आपको इसको देख लीजिए कि इसका लास्ट टॉपिक समझ लीजिए क्या है। तो इसका लास्ट टॉपिक है वो है हमारा विद्युत ऊर्जा। क्या है, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी हम किसको बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा किसको बोलते हैं। देखिए, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति। कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, ऊर्जा। ठीक है, क्या बोला जाता है, ऊर्जा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, ऊर्जा। इसकी दूसरी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे किससे दर्शाते हैं, ई से। तो अब देखिए यहां से ई बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू क्या हो जाएगा, T। विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को क्या बोला जाता है, ऊर्जा बोला जाता है। ये आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। जब मैं थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा तो मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, एकदम बेसिक टू हाई लेवल आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए ई बराबर होता है P इंटू टी। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ई बराबर होता है P इंटू टी। ये तो रही इसके फॉर्मूले की बात। अब आप इसका यूनिट बनाइए। क्या बनाइए, यूनिट। इसका मानक इकाई बनाइए, मानक इकाई। मानक इकाई क्या बनेगा इसका मानक इकाई बनता है जूल। ठीक है, आप इसका फॉर्मूले के आधार पे बनाइए, सूत्र के आधार पर इकाई बनाइए। तो देखिए P इंटू क्या होता है, T। आपको पता है P बराबर क्या होता है, W अपान टी। तो ये हो जाएगा W अपान टी इंटू क्या बनेगा, T। तो यही कट के क्या बन जाता है, W, और यही हो जाता है W का मात्रक कार्य और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। इसलिए सूत्र के आधार पर जब हम बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला इकाई बनता है वो क्या बनता है, जूल। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये किस प्रकार की राशि है। तो यह एक क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, ये क्या है, एक अदिश राशि है। ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा इसमें हम और डिटेल करें तो इसमें और क्या जानकारी है जो जानने लायक है, तो आपको ये याद रखना है, अगर हम इसका और यूनिट बनाना भी चाहें तो वो नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि ये कट के वापस ही क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। अब इसमें बात करें तो विद्युत ऊर्जा जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। विद्युत ऊर्जा के प्रकार,
देखिए विद्युत ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे दो प्रकार का बताया गया है। ठीक है, एक होता है आपका स्थितिज ऊर्जा और एक होता है आपका गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है गतिज ऊर्जा। देखिए मैं आपको थोड़ा इसके विषय में जानकारी दे देता हूँ स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? इसको बोला जाता है mgh। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, तो इसको ईपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। अगर मैं इसमें बात करूं इसके यूनिट के बारे में, तो इसकी यूनिट भी क्या बनती है? जूल ही बनती है। ठीक है, ये इसका क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? यूनिट होता है। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी गतिज ऊर्जा के बारे में, तो गतिज ऊर्जा जो होता है इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? काइनेटिक एनर्जी। कैसे होता है आपका? काइनेटिक और ई से क्या होता है? एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2m × v²। इसका भी यूनिट क्या बनता है? जूल बनता है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा, क्लास नंबर 10, उसमें हम चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे कि चालक क्या होता है, चालक कितने प्रकार के होते हैं, चालक के क्या गुण धर्म होने चाहिए, चालक को कौन कौन से चीज हैं जो प्रभावित करते हैं, और चालक क्या कितने प्रकार के होते तो हैं, लेकिन चालक कौन कौन से हैं और उनका तापमान गुणांक क्या होता है, उनका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और उनका मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक बिंदु कितना होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा, क्लास नंबर 10 रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे पता है कि इस वीडियो में मैं क्लियरली विजुअल नहीं हो रहा हूं, लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइट भी चली गई है। ठीक है, तो लेकिन वीडियो तो बनाना था मुझे और आपको ये जानकारी देना है। ठीक है, ताकि आप बेहतर और अच्छे तरीके से NPCL एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो यदि आज के वीडियो में आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो या आपको लगा हो कि कोई नई जानकारी मिली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस थोड़े से मेहनत के लिए आप जरूर एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।